इंडस वाटर्स ट्रीटी की बात आज हम करने जा रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि हमें ये देखना है कि क्या जो वर्तमान हमारी नीतियां हैं उससे पाकिस्तान के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है, जो हमारे संबंध है, वो क्या आगे बढ़ भी सकते हैं या नहीं। क्योंकि हम पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरह की कॉस्ट इम्पोज करने से बचते रहे। इस विषय पर आइए मैं बात करते हैं। मैं आजकल के जो भी वर्तमान पुंछ राजौरी या जम्मू कश्मीर के जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसके परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर अजय चुरंगू जी के साथ में। आइए सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते आप सभी को, और डॉक्टर अजय चुरंगू को भी नमस्ते। आपका नमस्कार। स्वागत है डॉक्टर साहब। हमने एक विस्तार से एक चर्चा की थी, और जो वो चर्चा ये थी कि जो हमारी विदेश नीति है पाकिस्तान के प्रति, उसमें हम पाकिस्तान के प्रति बड़े उदार हैं, उसको हम एक नॉर्मल कंट्री मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि उसकी स्थिरता में भारत का हित भी निहित है। लेकिन जो हम देखते हैं वो ये लगातार देखते हैं कि पाकिस्तान की ओर से जो भी ट्रीटी या जो भी पैक्ट भारत के हित में होता है उसका पालन नहीं किया जाता, और भारत जो है वो ऐसी ट्रीटीज का भी पूरी तरह से पालन करता रहता है जिसमें पाकिस्तान का हित है, भारत का अहित है। तो ये किस तरह का ये एक तरफा संबंध चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि आपके जम्मू में ही पुंछ राजौरी में ऑपरेशन हो रहा है, और उसके पहले आप कारगिल भी देख चुके हैं, उसके पहले उड़ी भी देख चुके हैं, उसके पहले पुलवामा भी देख चुके हैं, पठानकोट भी देख चुके हैं। कितने दुनिया भर के सब लगातार जिसको कहते हैं एक सीज फायर, वो वायलेशन में ज़्यादा है और उसकी पालना में कम है। तो इस संबंध को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान को लेके जैसे आपने कहा, हमने चर्चा में तो यहां पे कहने का प्रयत्न किया कि पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं है, और पाकिस्तान की सारी इस कल्पना को जब हम टू नेशन थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं तो आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज कम आ रही है। अब ठीक है क्या? हाँ अब ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर कर, अब हो गया ठीक? हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के संदर्भ में तो हमने बात की कि भाई ये राष्ट्र नहीं है, और जब तक आप इसको राष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में, नेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करोगे, तब तक आप सही पॉलिसी नहीं बना सकते हो। इंडिया में पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को टू नेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट में, के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, और हम पाकिस्तान के बिहेवियर को जिस तरह से एक नेशनल बिहेवियर को, एक नेशन के बिहेवियर को आंकलन करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं। जब मैंने ये बात की, ये पाकिस्तान के बिहेवियर को लेके मैं इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता से जो समझ आ रहा था कि हम राष्ट्र की बात कर ही नहीं रहे हैं, और मुझे हैरानी भी होगी, और मेरा मन अंदर से मुझे लगा कि कहीं पे मैं सही दिशा में जा रहा हूं, जब एक प्रख्यात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, इंटरनेशनल रिलेशंस के सबसे प्रमुख जो, जिसको आप कहें विचारकों में से, हांस जे मोर्गांथो है अमेरिका के, उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा, और उन्होंने यह भी कहा पाकिस्तान इज नीदर ए स्टेट नॉर ए नेशन। तो जब इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखने लगे इस सारे इसको हम तो हमको क्लियरली लगा सामने कि भाई हम किसी और एंटिटी के बारे में बात करते हैं, कोई और एंटिटी है, जब तक ना उसके बारे में हम पॉलिसी निकालेंगे तब तक हमारा निष्कर्ष ठीक नहीं होगा। देखिए 47 में
भारत का विभाजन हुआ और यहां पे एक सोच थी कि भाई अब पाकिस्तान बन गया तो अब पाकिस्तान और हमारे बीच में, पाकिस्तान के लोगों के बीच में और हमारे लोगों के बीच में बहुत लेवल पे हमारी सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी है, लिंकेजेस हैं, ट्रेड डिपेंडेंस है, हमने एक दूसरे को जाना है। अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि वो बिल्कुल अलग है, ये बात तो सत्य नहीं थी, वो अलग नहीं थे, लेकिन अगर इस बात को, उनके विचार को, अब तो वो राष्ट्र बन गए हैं और अपने राष्ट्र के हित के संदर्भ में उनके लिए सबसे इजी होगा हमारे साथ एज ए नॉर्मल नेशन रिलेशनशिप बनाना। तो हमने अपनी पॉलिसीज को उस कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट किया। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये आपको कहा कि पाकिस्तान एक एंटी नेशन है और एंटी नेशन सिर्फ इंडिया के लिए खतरा नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए खतरा है। और आपने देखा तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में बनके, इससे बड़ा खतरा इंटरनेशनल ऑर्डर को क्या हो सकता है कि वो लोग जिनको यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, वो वहां के लीडर हैं और आज आहिस्ता आहिस्ता से परिस्थिति बन रही है कि एक कंसेशन क्रिएट करना पड़ेगा कि हम उनको मान्यता दे दें, एक नॉर्मल स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होने के या नॉर्मल स्टेट के लीडर्स होने के संदर्भ में हम उनको मान्यता देंगे। लेट अस डील विद देम। ये एक बात जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जिनके बारे में घोषणा की गई थी कि भाई ये आतंकवादी हैं, इस तरीके के आतंकवादी हैं, आज उनको नॉर्मल लीडर्स के रूप में मान्यता देनी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस स्कर्ज को, तालिबान की स्कर्ज को नरिश किया, क्रिएट किया, नरिश किया और बाद में प्रस्तापित किया। ये इंटरनेशनल सिस्टम के खत्म होने की, इंटरनेशनल ऑर्डर के खत्म होने की एक प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। ये कौन कर रहा है? ये तालिबान नहीं कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। अब रही बात जो आपने प्रश्न किया, हम क्यों नहीं कर पाते। पहली हमारी प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान के बारे में कि हम पाकिस्तान को एक राष्ट्र समझते हैं। दूसरी बात, हम इस बात को अगर पाकिस्तान राष्ट्र है तो हम पाकिस्तान का जो निष्कर्ष है, जो पाकिस्तान का रीजन है, रीजन डिटर है, जिसके कारण वो बना है, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान अपने आप को नया मदीना कहता है, पाकिस्तान अपने आप को फ्रंटलाइन इस्लामिक स्टेट कहता है, इसलिए इस फ्रंटलाइन स्टेट को इंडिया को खत्म करना है, इस्लामाइज करना है या खत्म करना है। और ऐसे स्टेट के लिए कोई भी ट्रीटी कोई मायने नहीं रखती। आप ही ने बहुत बार बार कहा, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, आपने बार बार बात की है कि कॉन्सेप्ट में ही नहीं है। जो ट्रीटी हमको सूट करेगी वो मानेंगे, जिस वक्त हमको सूट नहीं करेंगे हम छोड़ देंगे। अब जब मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूं, मैं आपको एक घटना के बारे में बात करूंगा। 1953 में पाकिस्तान, उससे पहले पाकिस्तान की 2 क्रॉप्स फेल हो गई थी। वहां पे एक फैमीन की परिस्थिति थी और उस, जिसको आप कहें अकाल की परिस्थिति में, अमेरिकन को खतरा लगा कि कहीं पाकिस्तान कोलैप्स न कर जाए एज ए नेशन। तो उन्होंने पहली बार 100,000 मिलियन टन्स का व्हीट उनको भेजा और लगभग उन्होंने कहा कि यह 1 मिलियन टन्स तक भी जा सकता है। $75 मिलियन का एक पहला मेजर एड पैकेज पाकिस्तान के लिए किया। जब ये इसकी उद्घोषणा हुई तो उसके बाद इमीडिएटली जो पाकिस्तान का सबसे प्रमुख पेपर उस वक्त था, डॉन, उसमें यह बात आ गई। उन्होंने कहा कि भाई ये नोबल गेस्चर है, लेकिन पाकिस्तान की फूड शॉर्टेज के कारण जो इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है वो इस गेस्चर से नहीं होगी, वो कश्मीर को एब्जॉर्ब करने से ठीक हो जाएगी। जब तक ना जो वाटर रिसोर्सेज पाकिस्तान के हैं, जब तक ना उनके सोर्सेज पे कंट्रोल पाकिस्तान का आ जाएगा, तब तक ये फूड शॉर्टेज खत्म नहीं होगी। और उसके बाद रिपीटेडली पाकिस्तान के लीडर्स ने अमेरिकन के साथ एंगेजमेंट जो की, और जिसको आप बड़ा क्लियरली डॉक्यूमेंट करके सामने लाया जा चुका है, बार बार वो एक ही बात कह रहे थे कि जो हमारा लक्ष्य है एज ए फ्रंटलाइन मुस्लिम स्टेट, और वो लक्ष्य क्या था, जिसका एक्सप्रेशन था कि कश्मीर को अपने साथ, जब तक ना आप ये पूरा करोगे तब तक कोई बात ही नहीं है।
47 से लेके कॉन्टिन्यूअसली ये एक प्रक्रिया चल रही थी। 60s में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई, उस वक्त कोई हमारा पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे सुधरे रिश्ते नहीं सुधर गए थे, लेकिन तीन भ्रम जो पाकिस्तान ने नहीं क्रिएट किए थे, यहां के पॉलिटिकल क्लास ने, यहां के स्ट्रेटेजिक क्लास ने क्रिएट किए। एक भ्रम जो इंडियन पॉलिटिकल क्लास ने क्रिएट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इनसिक्योर है। इसलिए इनसिक्योर है क्योंकि नेहरू रिकंसाइल्ड नहीं था, कांग्रेस की लीडर रिकंसाइल्ड नहीं थी। उन्होंने यह कहा था कि भाई पाकिस्तान एक अनस्टेबल एंटिटी है, अंतोगत का पहले अंग्रेज चले जाएं, उसके बाद तो इसको तो मिलना ही होगा वापस भारत के साथ। ये बात इंडियन लीडर्स ने की, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऑफिशियली की या अनऑफिशियली की, इसके कारण पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी है। और इस इनसिक्योरिटी का कारण पाकिस्तान बार बार वही कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। इसलिए इस इनसिक्योरिटी को ठीक करना है। इसी का सेकंड लॉजिक ये था कि हमको पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है, और जब तक हम पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान इनसिक्योर रहेगा, और उस इनसिक्योरिटी कारण हिंदुस्तान के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं रहेंगे। अब ये दूसरी बात है कि हम पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी को जिस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे, वो कॉन्टेक्स्ट था ही नहीं। हम इन्वेंट कर रहे थे एक नई हिस्ट्री, हम इन्वेंट कर रहे थे एक नए लॉजिक को, हम एक कंकॉक्ट कर रहे थे एक सिनेरियो को जो था ही नहीं, जिसका यथार्थ के साथ कोई संबंध ही नहीं था। और यह गलती तब से लेके आज तक चलती आ रही है। 1960 में हमने इंडस वाटर ट्रीटी की, जो वेस्टर्न रिवर्स थे, डाउन राइपेरियन रिवर्स, जिसमें इंडस, इसको कहते हैं इंडस, चिनाब और झेलम, इसको पाकिस्तान को पे इसका हक रहा। और जो ईस्टर्न राइपेरियन, जो अपर राइपेरियन थे, रावी, ब्यास और सतलुज, वो पाकिस्तान को, वो इंडिया के इसमें हिस्से में आ गए। जो पाकिस्तान को डाउन स्ट्रीम में जा रहे थे, 38 मिलियन एकड़ फीट के करीब ये वाटर का ईयरली वहां पे जाता था इसके माध्यम से, जिसको इंडस बेसिन वाटर कहते हैं। अच्छा, इसमें से 80% से ज्यादा, 80.52% के करीब शेयर पाकिस्तान का था, और इंडिया का इसमें से शेयर हार्डली आप मान लीजिए 19.48% था। तो जो इंडिया के हिस्से इस डाउन राइपेरियन रिवर्स या इंडस बेसिन का, इसमें से 20% से भी कम हिस्सा हिंदुस्तान का था, और उसमें भी हम इसको पावर के लिए यूज कर सकते थे, इसको हम एग्रीकल्चर के नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकते थे, और बाकी सारा पाकिस्तान को जा रहा था। और पाकिस्तान की साइड पे पहले दिन से यह प्रायोरिटी ही नहीं थी कि इस वाटर को यूटिलाइज करना है प्रॉपरली। वो इस इनसिक्योरिटी को भी नहीं देख रहे थे कि भाई ये सोर्स तो हिमालय, इंडिया के पास जो हिमालय है वहां से ये पानी आ रहा है। पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसको कभी प्रायोरिटी माना ही नहीं कि जो भी हमको मिल रहा है हम कम से कम उसका यूटिलाइजेशन करें। लगभग 38 मिलियन एकड़ फीट के करीब पानी जाया होता था, हर साल समुद्र में जाता था। 60 साल इसकी आप गणना कीजिए, 60 साल इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना पानी जाया हुआ। वहां पे डैम्स और बाकी चीजें तो बाद में बने, और वो भी हाफ हार्टेड बने। हमारे साइड से वाटर यूटिलाइजेशन फार बेटर रहा, इरिगेशन के लिए, किसी भी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। और पाकिस्तान की तरफ से कॉन्स्टेंटली दो बातें रही। एक जो है 19% भी हमारी लिवरेज है, इसको भी वो इस्तेमाल नहीं करने दें, नेविगेशन के लिए नहीं करने दें, पावर जनरेशन के लिए नहीं करने दें, जबकि हमने कंसिस्टेंटली ये प्रूव किया कि भाई हम आपका कोई पानी रोक नहीं रहे, उसको डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो अपर राइपेरियन रिवर्स थे, उसमें मान लीजिए माधवपुर के पास लगभग ऑलमोस्ट
3 मिलियन एकड़ फीट से भी ज्यादा पानी पाकिस्तान में जाता था, अपर में से भी। और रावी का एक ट्रिब्यूटरी जो उज है, उज में से भी लगभग 0.558 मिलियन एकड़ फीट के करीब जाता था पानी वहां पे। वो शेयर भी पाकिस्तान को जाता था। और पाकिस्तान में अपनी जो ग्राउंड पे जो उनका ग्राउंड वाटर मोबिलाइजेशन था 3.7 MAF के करीब था। और अगर ये जो अपर रायपेरिन रिवर का अगर ये पानी हम डाइवर्ट करें, खुद वो साल का सिर्फ जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन सिर्फ 3 MAF कर पा रहे थे। वो 3.7 MAF का यूटिलाइजेशन था, 3 रिजनरेशन में 3 ही डाल रहे थे वापस। दैट मीन्स हर साल उनका ग्राउंड वाटर शॉर्टेज हो रहा था, कम हो रहा था। इसके बावजूद कि एक तो उनके पास लगभग पूरा शेयर वेस्टर्न रिवर्स का, इंडस, झेलम और रावी का जाता था, और जो अपर ईस्टर्न जो रिवर्स थे, रिवर बेसिन था, उसका भी 1% वहां पे जाता था। उसके बावजूद भी वहां पे वाटर शॉर्टेजेस हो रही थी, क्योंकि ये प्रायोरिटी ही नहीं थी पाकिस्तान की कि हमको इसको जिंदा, उनकी प्रायोरिटी थी कि वॉर को कैसे जिंदा रखे। उनकी प्रायोरिटी थी कि हम वाटर रिसोर्सेज के नाम पे किस तरह से अब पाकिस्तान की डिमांड की क्लेम को आगे बढ़ाए, इसको बंद नहीं करें। जिस तरह से पाकिस्तान की सोच थी कि पाकिस्तान एक नया मदीना है और नई पाकिस्तान की प्रक्रिया भारत में खड़ी करनी है और उस पर इन्वेस्ट करना था, इसी तरह से हिमालयन क्लेम उन्होंने छोड़ा नहीं। इसके लिए युद्ध की धमकियां भी दी, लेकिन जो पानी उनके पास जा रहा था उस पानी का यूटिलाइजेशन भी नहीं किया। और वहां पे ऐसे हो गए कि इतना पानी जाने के बावजूद भी अभी हालत ऐसी भुखमरी की है। जिस दिन रावी का ये जो रावी और उज का जो डायवर्शन है बंद हो जाएगा, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन वहां पे और भी ज्यादा हो जाएगा। अब रही बात, भारत को यह मालूम है कि वहां पे क्या हो रहा है। भारत की राज्य सत्ता और भारत का राजनीतिक तंत्र, यहां के जो सामरिक विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि भाई अगर आपको पाकिस्तान को ठीक तरीके से बिहेव भी करवाना है, देन हमारी थ्रेट्स में, हमारे प्रेशर्स में एक पंच होना चाहिए। ये स्टेबलाइज करना है। इसके कारण तो हम एक यूनिलैटरल कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को जिंदा रख रहे थे। अगर आपको, मेरा तो मानना है कि पाकिस्तान के आइडिया, दिस एंटी नेशन हैज टू गो, इसको ब्रेक करना है, पाकिस्तान को टूटना है। पाकिस्तान एक स्प्रिंग बोर्ड है जिहाद का। लेकिन एक मिनट के लिए अगर मान लीजिए कि किसी को लगता है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज भी करना है, तो फिर पाकिस्तान को उसकी इनसिक्योरिटी का साक्षात्कार क्लियरिटी के साथ करवाना है। वहां के लोगों को क्लियरली बताना है कि आप तुम कितने वल्नरेबल हो। सिर्फ एटम बम, न्यूक्लियर बम आपको बचा नहीं सकता है। आपकी सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो गई है, इस्लाम इसको जोड़ नहीं पाया है। आप में अंदर एक इंटरनेशनल वॉर चल रहा है, इस्लाम की यूनिटी उसको नहीं रोक पाई है। इसलिए अगर आपको बचना है तो फिर आप बिहेवियर ठीक करो। उसमें सबसे बड़ी थ्रेट जो आपने कहा इंडस वाटर ट्रीटी को, पहले तो ये इट वाज अ चैरिटी। मैं तो कहता हूं ये जिस तरह से आर्टिकल 370 भारत की धरती पे ही भारत के पैसे से, भारत के संविधान के संरक्षण में एक पाकिस्तान की मूवमेंट को चलाने का एक प्रकल्प था, वैसे ही आर्टिकल ये इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान को जिंदा रखने की एक प्रक्रिया, सिर्फ पाकिस्तान के भूगोल को नहीं, पाकिस्तान के विचार को जिंदा रखने की एक प्रोसेस ये अंदर बनी है, ये अंदर चली है। तो बात, अगर पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन स्टेट कहता है और भारत को खत्म करना या बदला नाम है, कौन सी बड़ी बात है? हमको क्यों के लिए ट्रीटी है। आपकी आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो मैं अभी अब आवाज आ रही है क्या? आवाज बिल्कुल आ रही है। मैं दर्शकों को ये बता रहा था कि किस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी हमें एक लीवरेज के रूप में उपलब्ध है, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। जी, अब आप आगे। जी।
मेरा कहाँ पे आपके साथ थोड़ा बहुत कनेक्ट बंद हो गया था, थोड़ा बहुत मेरे को, मैं वहां से शुरू करता हूँ। हाँ, आप ये कह रहे थे कि वो जो वो जो है उसको उपयोग भी नहीं कर रहे और वो नया मदीना के हाँ, रूप में वो आपको देख रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम 1 मिनट के लिए मान लें, क्योंकि पाकिस्तान, मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान का खत्म होना पूरे विश्व के शांति के लिए एक क्रिटिकल नेसेसिटी है, इंडिया के लिए तो सबसे बड़ी नेसेसिटी है। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि भाई नहीं, पाकिस्तान को स्टेबलाइज ही करना है, तो आपने जो जिन चीजों के कारण पाकिस्तान शांत हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, उनको तो आपने कभी यूज ही नहीं किया। इंडस वाटर वहां पे जाता है, लगभग 38 मिलियन एकड़ फीट का पानी हर साल जाया हो जाता है, समुद्र में जाता है। ये कितने उन्होंने प्रतिशत हुआ मिनिमम कुल एलोकेशन का? जी, कुल एलोकेशन का कितने प्रतिशत हुआ ये 38? ये 80% से ज्यादा है। जो डाउन राइपेरियन रिवर्स हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, उनमें से 80.52 पाकिस्तान को मिलता है और इंडिया को 19.48% मिलता है कुल। और उसमें भी ऑन दिस साइड रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकते हैं। और जब भी हम इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल जो चिनाब जैसे दरियाओं में बहुत ज्यादा है, जो पहाड़ से नीचे आते हैं, उन पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बिल्ड कर सकते हैं, उसमें भी बार बार अड़चने लाते हैं। लेकिन अपनी धरती पे जो पानी जा रहा है उनका, उसका पूरा वेस्टेज करते हैं। अब अगर जो लोग इंडिया में ये बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान इसलिए ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि ये इनसिक्योर है, तो इसलिए हम उनको पानी भी देंगे, उनको हर एक चीज देंगे, उससे वो सीकर हो जाएगा। ना अमेरिकन इतना एड दे के उनको सीकर कर पाए, कोई भी कंट्री उनको सीकर, क्योंकि सिक्योरिटी का कारण, इनसिक्योरिटी का कारण उनका ये नहीं है कि वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। इनसिक्योरिटी का कारण उनका ये नहीं है कि वो अपने आप को असक्षम समझते हैं। वो समझते हैं कि भाई हमारे हिस्से बहुत कम आ गया। या इनसिक्योरिटी का कारण इसलिए नहीं है कि उन पे कोई हमला करना चाहता है, उनको कोई खत्म करना चाहता है। इनसिक्योरिटी का कारण उनका बेसिक नेचर है। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि ये न तो राष्ट्र है, न तो ये तो इस्लामिक स्टेट भी अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहते हैं। इस्लामिक स्टेट भी अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। इसलिए जो यहां से हमने किया, हमने कभी भी किसी भी लिवरेज को प्रॉपरली इस्तेमाल ही नहीं किया। और उसमें सबसे बड़ी लिवरेज ये जिसको आप कहिए इंडस वाटर ट्रीटी है। क्या जरूरत है, अगर वो जंग कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमको उनके साथ ट्रीटी करने की? अगर वो दुनिया को ये बोल रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है क्योंकि हम हिंदुस्तान के साथ कॉन्टिन्यूटी में जंग करना चाहते हैं, जब तक जम्मू कश्मीर को हम अपने साथ नहीं लाएंगे। हमने तो किसी थ्रेट को डिप्लॉय ही नहीं किया। और थ्रेट को आप तभी डिप्लॉय कर सकते हो जब दुश्मन आपको सीरियस ले सके। इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करना या वेस्टर्न बेसिन के जो रिवर्स हैं इनको यूटिलाइज करना, ये आप करना ही शुरू कर दो। आप देख लीजिए, इस सरकार के शीर्षस्थ नेतृत्व ने बीच में कहा कि टेरर एंड वाटर विल नॉट गो टुगेदर, लेकिन बाद में कोई आगे चल ही नहीं पाए। हमारी डिप्लोमेसी का यह हिस्सा ही नहीं कि दुनिया को बताएं कि हमको युद्ध के बगैर भी तरीके हैं पाकिस्तान को रोकने के लिए और हम उनको डिप्लॉय करेंगे। हमने कभी इस बात को नहीं उनको बताया, हमने इस बात को कभी नहीं दर्शाया, हमने इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट ही नहीं किया है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि एक स्टेबल प्रॉस्परस पाकिस्तान, एक शांत पाकिस्तान बनेगा, वो भी अपने आप को नकारते हैं। क्योंकि जिन चीजों के कारण पाकिस्तान स्टेबलाइज हो जाएगा, वो चीजें करवाने के लिए हम कोई उनको बाध्य कर ही नहीं रहे। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की अपनी सोसाइटी है, सब मुसलमान है, उसमें जो प्लुरलिज्म है, उस प्लुरलिज्म को बढ़ावा देने की हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए कि भाई हम एक प्लुरल पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करेंगे। और उसके लिए हमको कब का बलोचिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था, कब को सिंध में जो डिफरेंट ग्रुप्स है उनको सपोर्ट ओपनली करना चाहिए था और कहना चाहिए था इंटरनेशनली
कि भाई ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान प्लूरल स्टेट नहीं बनेगा तो ये डेंजरस स्टेट बनेगा, ये डिसइंटीग्रेट करेगा अपने आप को भी और दूसरों को भी। ये तो एक सुसाइड बॉम्बर बना है। पाकिस्तान तो एक फिदाई नेशन है, पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को खत्म करने वाली कंट्री है। हमने वो भी नहीं किया। हमने कंसिस्टेंटली एक बात की, और जो बहुत दुख के साथ मुझे कहनी पड़ती है, 47 से आज तक एक पाकिस्तान के सही स्वरूप को हमने विलफुली कॉन्शियसली नकारा। वी ट्राई टू इग्नोर इट, वी ट्राई टू अल्टीमेटली क्रिएट ए न्यू रियलिटी विच वॉज नॉट द पाकिस्तान रियलिटी। वो पाकिस्तान की रियलिटी नहीं थी। और दूसरा जो हमने किया, हम कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स को अंदर से भी नरिश करते रहे और बाहर से भी नरिश करते रहे। बाहर से नरिश करने का मतलब यह है कि हमने कहा कि भाई हम एक स्टेबल पाकिस्तान देखना चाहते हैं, और स्टेबल पाकिस्तान बनाने के लिए हम वैसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी बढ़े। पाकिस्तान की इंटरनल इंस्टेबिलिटी को हम रोक नहीं पाए क्योंकि उसके कारण कुछ अलग थे, लेकिन हमारी कोई पॉलिसी ऐसी हुई ही नहीं, हमने इवॉल्व ही नहीं की कि जहां पे हम ऐसे प्रेशर्स एक्सर्ट कर पाए कि कम से कम वहां के समाज का एक तबका खड़ा होके, जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, जिन्होंने मदीना वालों को जब तक न डिथ्रोन करे, नए मदीना के कॉन्सेप्ट को चलाने वाले जो लोग हैं उनको डिथ्रोन करे। हमने ये भी नहीं किया। और हमने हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाया जम्मू कश्मीर के रूप में, और हर जगह ऐसे छोटे छोटे पाकिस्तान को सेकुलरिज्म के नाम पे हम पोषित करते रहे। इंडस वाटर ट्रीटी एक आप कहिए, ये एक नेशन स्टेट की कमिटमेंट है उस एंटिटी को जिंदा रखने के लिए जो हमारे नेशन स्टेट को खत्म करना चाहता है। ये तो एक सुसाइडल एक अप्रोच है। और क्या कोई माशरा, क्या कोई पॉलिटी, क्या कोई समाज का तंत्र इतना विकृत हो सकता है, इतना जिसको आप कहिए पागल हो सकता है कि वो कॉन्स्टेंटली खुदकुशी करे और उस खुदकुशी को वो बोले कि ये हम अपने देश को बचा रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का क्लियरिटी के साथ पाकिस्तान को कहना चाहिए कि भाई देख, ये कंडीशंस हैं, इसको डिप्लॉय करना चाहिए एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल डिप्लोमेटिक मिशंस। या चेंज हो जाओ, फॉरेन पॉलिसी, टेररिज्म की फॉरेन पॉलिसी छोड़ो, नहीं तो हम बंद कर देंगे। और जब तक ना हम ये करेंगे, जब तक ना हम अपनी लिवरेजेस को करेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को चलाना, ये इस बात की कमिटमेंट है, इंडियन स्टेट की कमिटमेंट है कि हम कॉन्स्टेंटली खुदकुशी करते रहें। इसका और कोई औचित्य नहीं है। मैं आपसे यहां पर यह पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो कर रहा है, वो जो उसका जो डॉक्ट्रिन है, वॉर डॉक्ट्रिन, टोटल वॉर डॉक्ट्रिन, और उसका जो ट्रीटीज का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो सारा का सारा वो हुदैबिया की ट्रीटी से आता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो दर्शकों को थोड़ा सा हुदैबिया की ट्रीटी के बारे में बताते हुए पाकिस्तान ने किस तरह से उस हुदैबिया सिंड्रोम को कायम रखा है, ये थोड़ा सा दर्शकों को और बताएं। देखिए, एक तो ये मक्का को लेने वाली प्रक्रिया थी, जो हुदैबिया ट्रीटी है कि भाई हम आएंगे, हम इस वक्त आएंगे, तब आप वहां पर वापस जाओ, अब बाहर जाओ, हमको वहां पे ये ठीक है। लेकिन बेसिक बात उसकी एक थी कि कोई भी ट्रीटी, कोई भी समझौता, कोई भी अंडरस्टैंडिंग जिससे नए मदीना या इस्लाम का फायदा हो, वो तब तक चलेगी। जिस वक्त हमको लगे कि अब इससे फायदा नहीं है, आप इसको तोड़ सकते हो, अब इसको छोड़ सकते हो। अब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये मुस्लिम कॉन्शियंस को शेप करती है, ये मुस्लिम सेंसिटिविटी को शेप करती है, और कंसिस्टेंटली ये एक इंस्पायरेशन का एक रहा है उनके लिए कि हमको कैसे कंडक्ट करना है वर्ल्ड अफेयर्स को। उन कंट्रीज के साथ जो भी हमारे कब्जे में नहीं आ गई हैं, उनके साथ कैसे कंडक्ट करना है। तो कहने की क्या मतलब है कि आपके पास
एक क्वांटम ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक चेतना का, मानवीय चेतना का एक बहुत बड़ा वर्ग है जहां पे संधियों का, समझौतों का कोई महत्व नहीं है। तब तक ही महत्व है जब तक ये उनको सूट करे, और जिस वक्त वो महत्व खत्म हो जाए उस वक्त हम एकदम से आंख बंद करके इसको तोड़ सकते, छोड़ सकते हैं। अब अगर आपको ऐसी मानसिकता को कहीं पे डिसिप्लिन करना है, कहीं पे उस तरीके उस सोच से निकालना है, तो पहले उनको यह समझना है कि भैया इसका एक काउंटर प्रोसेस हो सकता है, एक डेटरेंस हो सकती है इसकी, आप खत्म हो सकते हो इससे। जब आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, क्या जब पाकिस्तान बना उस वक्त कहीं पे यह बात चर्चा चली कि वाटर रिसोर्सेज का क्या होगा? जब जिन्ना ने यह क्लेम किया कि भाई ये एरिया हमको दे दो, क्या उसने, या मुस्लिम लीग में इकबाल ने, जिन लोगों ने भी इसके ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान को डिफाइन किया, क्या उनकी कोई ऐसी क्लेम थी कि भाई हमको हिमालय भी दे दो, हिमालय का आधा हिस्सा भी दे दो? जिस बेसिस पे उन्होंने चाहा कि पाकिस्तान बने, पाकिस्तान की टेरिटरी बने, या पाकिस्तान का जो कुछ भी है, राष्ट्र है या एंटी नेशन है, ये बने, आप मुझे बताइए उसमें से ज्यादा ही वो ले गए, कम नहीं ले गए। उसके बाद क्या औचित्य है हमको उनकी ये बात सुनने के लिए? कोई औचित्य नहीं था। खास तौर से जब 47 में उन्होंने हमला किया, उसके बाद तो कोई औचित्य था ही नहीं। और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, एक जंग चल रही है, कॉन्टिन्यूअस वॉर। 3 बार तो कन्वेंशनल वॉर्स हुए, और अनकन्वेंशनल वॉर तो 47 से ही चल रहा है। यह क्या कारण है? पाकिस्तान के आइडिया को कंटेस्ट किए बिना, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को डिफीट किए बिना, पाकिस्तान के डॉक्ट्रिन को डिसमेंटल करने के बगैर हम यह समझते हैं कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज करके, पाकिस्तान को नरिश करके हम पाकिस्तान के साथ मित्र बन सकते हैं। क्योंकि यह तो इंडस वाटर ट्रीटी का बेसिक कॉन्टेक्स्ट तो इतना ही है। हमने उनको यह नहीं बोला कि ये हमारे हैं, ठीक है, ये हमारी मर्जी, अगर आप बिहेव नहीं करोगे तो हमारी मर्जी, हमारे साथ। हमने इसको एनफोर्स ही नहीं किया। हमने उनको यह बात समझने के का एक स्पेस ही नहीं दिया कि भैया यह पानी रुक भी सकता है, इस पानी का इस्तेमाल अलग चीज के लिए भी हो सकता है। इंडिया कंडीशंस तय करेगा कि जिस तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाले उनको बोलते हैं कि भाई आपको एड देंगे तो आपको एड के लिए ये करना है। हमने कभी उनको ये नहीं बोला कि हम पानी भेज देंगे आपके पास, और वो पानी भेजने के लिए हम आपको ये चीजें करनी। हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि एक बहुत ही विघटनकारी सोच भारतीय, जिसको आप कहें स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में और भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप में चली, और जो बेसिकली पाकिस्तान को जिंदा रखना चाहते थे। सिर्फ भारत के बाहर जो पाकिस्तान है, सिर्फ उसको नहीं जिंदा रखना चाहते थे, भारत के अंदर पाकिस्तान की मूवमेंट को जिंदा रखना चाहते थे। और ये इस हिस्से का इंडस वाटर ट्रीटी जिस तरह से लॉपसाइडेड ट्रीटी थी, ये लोग कहते हैं चैरिटी भी नहीं थी, ये सुसाइड था, क्योंकि हम अपने दुश्मन को जिंदा रख रहे थे। मैं इस बात को समझता हूं कि भाई पानी जा रहा है, क्या हम इतने क्रूर हो सकते हैं, इतने अमानवीय हो सकते हैं, हम पाकिस्तान के लोगों को उनका पानी बंद कर दें? मैं ये समझता हूं कि ऐसा ये ऑप्शन नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को समझाना कि तुम्हारी डिपेंडेंस इंडिया पे है, तुम्हारी डिपेंडेंस इंडिया के रिसोर्स, तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी इंडिया के माध्यम से होगी, नहीं होगी, ये करने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया। वो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं किया, उसका सबसे बड़ा एक्सप्रेशन था जिस तरीके से हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बनाया। हमने जिन प्रोमाइजेस को ध्यान में रख के बनाया, वो प्रोमाइजेस कभी फुलफिल हुए ही नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान अभी भी कह रहा है कि जब तक, पाकिस्तान अभी भी अपने आप को नए मदीना के रूप में देख रहा है, पाकिस्तान अभी भी बोल रहा है कि कश्मीर के अलगाववाद को, वो सब जम्मू कश्मीर उनको चाहिए, और पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमान की हर एक समस्या में दखल अंदाजी करता है। आतंकवाद तो चला ही है, चला। तालिबान उन्होंने खड़ा किया, एक न्यूक्लियर पाकिस्तान ने,
हमारी नजरों के सामने खड़ा किया। लश्कर तोयबा उन्होंने खड़ा किया, उसको चलाया, और हमने एक बार भी उनको नहीं कहा चलो हम अभी आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन फिर हम पानी को छोड़िए भैया, हम वहां पे अपने तरीके से बनाएंगे, आपके पास जितना पानी लेना है। वहां के एजुकेटेड लीडरशिप को हमने कहीं पे एंगेज नहीं किया कि अपने कंट्री को ठीक करो, वहां पे प्रोग्रेस के लिए जो करना है वो करो, जहाज पे इन्वेस्टमेंट मिनिमम करो। हमारे पास कोई रूपरेखा ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसी को उनके अपने बिंदु हैं, उनके अपना कि भाई ये चीजें करेंगे तो आपको मिल जाएगा एड। जो भारत की तरफ से कुछ भी पाकिस्तान के लिए हुआ, हमने कोई कंडीशन रखी ही नहीं कभी। उनके लिए हम द फ्रंट लाइन, जिसको आप कहें एनिमी थे, और हमारे लिए वो फ्रंट लाइन फेवर्ड नेशन था, मोस्ट फेवर्ड नेशन था। जब कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट, जब कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट, कोई साइको एनालिस्ट असेसमेंट करेगा, तो वो हमारे बिहेवियर को एक पागलपन की श्रेणी देगा, एक खुदकुशी की श्रेणी में रखेगा। या क्या कोई कंट्री इतनी इंसेन हो सकती है? तो आपने जब ये ट्रीटी की बात की, मुझे बहुत बार मुझे लगता भी था, लेकिन जब मैंने इस बात के साथ साक्षात्कार किया कि जो लोग, जो लीडरशिप करोड़ों की संख्या में अपने लोगों को दुश्मन के हवाले करके उनको कहे जो उनके साथ करना है करो, हमको शांति दे दो, इंडियन लीडरशिप का स्वरूप यही था, और अभी तक ये बदला नहीं है। आपने नहीं देखा कश्मीर में घटनाक्रम चल रहा है, और डायरेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर का बोल रहा है कि वहां पे जो हत्याएं हो रही हैं ये मुसलमान को डिफेम करने के लिए हो रही है। ये कश्मीर का डायरेक्टर जनरल पुलिस बोलता है। और इतनी मेरी आशा थी कि अमित शाह जी इस बात को कम से कम करेक्ट करें, कम से कम ये बात कहीं नहीं, इसमें एक कॉन्टिन्यूटी है, इस बात को कहें। इमेजिन कीजिए, जिस मुल्क में 1 महीने, 1.25 महीने से मेंढर सुरनकोट में एक एनकाउंटर चला, वहां के हायर रीचेस के एक स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट एरिया में, जहां से 3 स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन रोड्स पे जहां से नजर पड़ती थी, वहां पे लगभग 1 महीने वहां पे चला, पूरी हमारी आर्मी लगी थी, और अभी भी मालूम नहीं है कि वहां समय निकल गए हैं कि नहीं निकल गए। और अब हमको कहा गया है कि अब ऑपरेशन राजौरी में एक्सटेंड किया गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जो वहां पे थे वो अब कश्मीर चले गए। निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष यही है कि जो लोग भी वहां पे थे, उनका मिलिट्री ट्रेनिंग बड़े हाईएस्ट क्लास का था, उनकी मिलिट्री सोफिस्टिकेशन थी, उनका एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव था, टोपोग्राफी का अंडरस्टैंडिंग था। और कम से कम इस बात को हम मानेंगे कि जिस आतंकवाद को हम फेस कर रहे हैं, वो कोई ऐसे ही कोई आदमी बंदूक हाथ में लेकर के नहीं जा रहा है, इसकी अपनी एक ट्रेनिंग है। वी आर फेसिंग एन इंटरनल वॉर लाइक सिचुएशन। जिन लोगों को कश्मीर में मारा गया पिछले 1 महीने में, उसमें से वो हिंदू थे जो वहां पे उन्होंने किसी भी तरीके से किसी भी खतरे को मोल लेके वहां पे रहना शुरू कहा, हम रहेंगे, उनको मारा। उन हिंदुओं को मारा जो यहां से नौकरी करने के लिए गए, उन हिंदुओं को मारा जो यहां से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए गए, उन हिंदुओं को भी मारा जो यहां से दिहाड़ी करने के लिए वहां पे दिन में वहां पे हॉकर्स बन के गए थे कि कोई रोजी रोटी कमाए, उनको भी मारा। और उन हिंदुओं के अलावा उन मुसलमानों को भी मारा जो उनको लग रहा था कि ये भारत की नुमाइंदगी यहां पे करेंगे आगे। एक पैटर्न है। और जब हमारे होम मिनिस्टर आए, हम तो मानते थे कि वो कम से कम इस पैटर्न के बारे में बात करें, वो कहें कि किस तरीके की वायलेंस हो रही है, इसकी इंप्लीकेशंस क्या है, इसके पीछे जो शक्तियां हैं उनके विचार को, उनकी मेथोडोलॉजी को हम कैसे डिस्ट्रॉय करें, कैसे डिफीट करें। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने स्टार्ट में ये बात की थी, देखिए ये जो अभी सुरनकोट में हुआ, ये भी एक इंटरनल कैप्चर, एक छोटा सा मिनी एक करगिल। ये क्या स्वरूप लेगा आगे आने वाले समय में मुझे नहीं मालूम है। ये जो ये वहां पे इस बार फेलियर एक हुआ है, ये किस रूप में हमारे सामने आएगा, ये देखने वाली बात है। इससे पहले करगिल आपने देखा ही, वहां पे कश्मीर घाटी में मछेल में कुछ साल पहले शालबटा करके जगह थी, उस जगह पे भी ऐसे ही कब्जा हुआ था, इंटरनल कैप्चर हुआ था, जिसको बाद में रिलीव किया गया था।
और हमारा मापदंड क्या है, हम किस तरह से एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, इंटरनल सिचुएशन को। हम कहते हैं कि भाई पुराने साल, एक साल पहले इतनी टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई, इतने मारे गए, इतने टेररिस्ट को मारा गया, इतने सिविलियन मारे गए, इतने एनकाउंटर्स हुए, इतनी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हुई। ये 4-5 बिंदु हैं जिनके आधार पे हम फिर एसेस करते हैं कि अब हालात ठीक हैं कि नहीं ठीक है। फिर हम कंपेयर करते हैं, देखो जी ये पीरियड है और इससे पहले 2014 से पहले के पीरियड के साथ आप कंपेयर करो तो हालात तो सुधर गए हैं। मैंने तभी कहा कि ये मापदंड होने ही नहीं चाहिए, गलत मापदंड है। टेररिस्ट डू नॉट कीप अ रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर। मापदंड क्या होना चाहिए कि जिन लोगों ने ये किया, अभी मान लीजिए मेंढर में, इनकी कैपेबिलिटी क्या है, इनका मिलिटराइजेशन का एक्सटेंट क्या है। मापदंड होना चाहिए कि जिन जगहों से इनको इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है वो क्या है, क्या हम उन इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेसेस को रोक पाए हैं। मापदंड यह होना चाहिए कि जो वहां पे एजुकेशनल फ्रेमवर्क है ये किस तरीके के व्यक्ति का निर्माण कर रहा है। हमने फिर कैपेबिलिटी क्या है। एक 9/11 की घटना से पहले, अब तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने तो इस पे बहुत लिखा है, वो कहते हैं कि भाई अगर सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी, ग्लोबल टेररिस्ट एक्टिविटी इंसिडेंट्स एक यार्डस्टिक होती तो 9/11 होना ही नहीं चाहिए था। 1968 से आगे चल के लगभग 2 दशक उन्होंने जो एनालाइज, वो कह रहे थे कि 1987 में इंटरनेशनल टेररिज्म एक पीक पे पहुंच गया था और बाय दैट लॉजिक 9/11 होना ही नहीं चाहिए था। हालात सुधर रहे थे। टेररिज्म को इस तरीके से अपने आप को धोखा देके एनालाइज ही नहीं किया जा सकता। और भारत में कंसिस्टेंटली यह बात होती है। हमारे आर्मी ऑफिसर्स को कहा जाता है कि अब आप कहिए अलकायदा नहीं है। लोकल पेपर्स कंसिस्टेंटली ये ला रहे थे सामने कि यहां पे गजवाए हिंद चल रहा है, यहां पे आईएस और अलकायदा के मॉड्यूल है, और हर 15 दिन के बाद किसी न किसी लोअर रंग ऑफिसर से बयान दिलवाया जाता था कि अब यहां पे फुटप्रिंट्स ऑफ अलकायदा नहीं। यह तरीका यहां के पॉलिटिकल लीडरशिप ने, यहां की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने डिप्लॉय किया है कि आप जो आप देखना चाहते हैं उसको, उस रियलिटी को आप बनाओ, जो वस्तुता है, यथार्थ है, उसको आप छुपाओ। तो ये 2 प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। और जो आपने कहा कि इसको क्यों नहीं डिप्लॉय करना, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है। किसी भी थ्रेट को, किसी भी प्रेशर को डिप्लॉय करने की कोई सोच ही नहीं है। बालाकोट एक अपवाद था, आर्टिकल 370 को हटाना एक अपवाद था, एक एक्सेप्शन था। आप एक कंटिन्यूटी देखेंगे, और सबसे ज्यादा इसमें जो रुथलेस, रिलेंटलेस कंटिन्यूटी है वो हिंदू को इग्नोर करना, वो हिंदू को लांछित करना, हिंदू को परमानेंटली, जिसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ इंफीरियराइजेशन, उस स्टेज में धकेलना। ये प्रक्रिया चल रही है। इसलिए बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए कि अगर ये इसको डिप्लॉय करे। बीजेपी के लीडर्स ने यह कहा, एक दो बार कहा कि टेरर और वाटर इकट्ठे नहीं चलेगा, लेकिन अगर इसको कभी डिप्लॉय भी करना है तो मैसेज, आपका पूरा सिस्टम इक्विप्ड होना चाहिए। हम तो वो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम पाकिस्तान को एक नॉर्मल स्टेट मान रहे हैं। अभी तक हमको पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए था, और हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहना चाहिए था कि भाई देयर आर लिमिट्स टू आवर रिलेशनशिप विद एनी कंट्री विच एनकरेजेस, सपोर्ट्स और पैट्रनाइजेस पाकिस्तान। हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे। हमने ये कहने का प्रयत्न नहीं किया। हमने ये अमेरिकन को ये नहीं कहा कि भाई आपके साथ रिलेशनशिप जो हमारी है उसमें आप पाकिस्तान को कैसे देखते हो, ये एक मापदंड है। हमने रशियंस को कभी ये नहीं कहा, जिस तरह से वो हमको बोलते हैं। हमने ये रेसिप्रोसिटी डिप्लॉय ही नहीं की। इसलिए मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी एक्ट होगा
ये बहुत बड़ी घटना होगी। इंडिया ये कहेगा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को स्क्रैप करते हैं और बाद में जो कुछ भी रिश्ता रहेगा वो इस पे रहेगा कि पाकिस्तान टेररिज्म को एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल बंद करे, उसके बाद रिश्ते हो जाएंगे। और दुनिया को यह बोले कि भाई हम न्यूक्लियर थ्रेट को डिप्लॉय नहीं करेंगे, वी आर एन सेफ नेशन, लेकिन हमको अपनी कंट्री पे जो हो रहा है उसको रोकने के लिए तो ये कहना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान हैज टू बिहेव। इसके लिए तो एक कल्पना बनानी है, एक प्रक्रिया बनानी है जी। बाकी अगर बिल्कुल। पाकिस्तान ये समझता है कि वो जंग करे तो ठीक है, वो हमको वो उस जंग के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल आप सही जिस कह रहे हैं। दिन ये सारी की सारी इफेक्टिवली जो ये समस्या है, सारी की सारी हमारी जो समस्या है वैचारिक स्तर पर ही अधिक लगती है। आइए अब हम बिल्कुल प्रश्न ले लेते हैं दर्शकों के। उससे पूर्व मैं सभी से अनुरोध करता हूं दर्शकों से कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमको सपोर्ट करें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें। हरीश नागपुल जी कह रहे हैं, इफ यू शट ऑफ द वाटर टैप ऑफ पाकिस्तान, इवन चाइना कैन डू द सेम टू अस, हाउ कैन दिस बी काउंटर? मुझे नहीं लगता है कि कंपैरिजन है। उनको चाइना को जो करना, इसका कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि हम यूजिंग द वर्ड शटिंग ऑफ द वाटर टैप, ये तो बहुत बड़ी बात है। जो चाइना वाटर डाइवर्शन की बातें सोच रहा था, इंडिया सोचे वैसे वाटर डाइवर्शन की बातें, बंद करने की तो बात ही नहीं है। और मानसरोवर के सारे फ्लो को, या वहां पे जो है माउंटेन्स में उस सारे फ्लो को इंडिया की तरफ जो आ रहा है उसको रोकना, ये अभी उनकी ताकत नहीं है, टेक्नोलॉजिकल ताकत भी नहीं है। बट एनीवे, मैं वाटर टैप को बंद करने की बात नहीं कह रहा था। मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया आप अपने वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज कीजिए। पाकिस्तान जो भी कोई ऑब्जेक्शन कहे उसके बगैर भी तो क्लियरली कहिए कि ये रिलेशन, ये एक लॉपसाइडेड ट्रीटी है। तभी मैंने कहा कि जब पाकिस्तान बनना था, आप मुझे बताइए एक भी डॉक्यूमेंट पाकिस्तान की लीडर्स की तरफ से जहां पे ये बात हुई थी। तो उनको वो पाकिस्तान मिला जो उन्होंने डिमांड किया। अब हमसे क्यों मांग रहे हैं? ये तो हमारी कोई कमिटमेंट नहीं थी जब पाकिस्तान बना। हमने इस बात को क्या कभी कहा? हमने कभी इस बात को कहा भी नहीं। इसलिए कम से कम इतना तो चेताओ पाकिस्तान की जनता को, यार तुम्हारा पानी हम दे रहे हैं और आप हम पे ही हमला कर रहे हो। ये करने के लिए भी हम तैयार नहीं है। मैं चीन वाली बात थोड़ी सी काउंटर कर देता हूँ। ये जो कह रहे हैं कि जी, ये एक बड़ा भारी भ्रम है कि चीन यदि पानी रोक देगा तो भारत का बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ से जो पानी जा रहा है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान का 80% पानी भारत से जा रहा है और चीन से मात्र 9 या 10% पानी भारत में आता है और चीन उसका कुछ कर भी नहीं सकता। यानी वहाँ पर यदि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाएगा तो भी डाउनस्ट्रीम फ्लो रोक नहीं सकता है, वो तो डाउनस्ट्रीम में ही जाएगा पानी, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेंगे। और उसको कोई आप बना के उसको आप कहीं शिफ्ट करते हैं तो वो इतना पानी नहीं है जो कि आप वो इकोनॉमिकली फीजिबल हो। तो ये कंपैरिजन जो है, तुलना, जैसे कि और वो टेक्नोलॉजीज भी आप जो माउंटेन लेक्स हैं, माउंटेन लेक्स के का पानी अंदर से कहां से जाता है उनको आप ब्लॉक करें। ये टेक्नोलॉजीज अगर कोई बहुत डराने के लिए है, एक तो पानी बहुत कम आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है, और दूसरा कोई उससे हम कोई, लेकिन पाकिस्तान को तो ये समझना चाहिए कि हम दे रहे हैं, जो आपने मांगा वो आपको मिला। अब ये क्यों मांग रहे हैं? ये तो कहीं पे टेबल पे था ही नहीं। जी। अगला प्रश्न, अरिंदम चौधरी, solution of Pakistan is not to break it but to conquer it. In 97 we broke Pakistan into two, but unfortunately now we are facing two Islamic enemies. देखिए, ब्रेकिंग, अगर मान लीजिए वो बात भी मान लीजिए कॉन्कर करना है, तो उसके लिए ब्रेकिंग एक स्टेज होता है। एक स्टेट को, एक नेशन जो अपने आप को कह रहा है, उसको करने के लिए आपको करना पड़ेगा। अगर आपको बलूचिस्तान को अपने साथ जोड़ना है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो पाकिस्तान को टूटना ही टूटना है।
पाकिस्तान का आइडिया पहले खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान का आइडिया नेशन का आइडिया नहीं है। पाकिस्तान एक स्प्रिंग बोर्ड है जिहाद का, यह नया मदीना है। इसको तोड़ेंगे तो वो सारी शक्तियां, वो सारी प्रोसेसेस क्रिस्टलाइज होंगी जो किसी न किसी तरीके से फिर अपने आप अपना रिश्ता भारत के साथ ढूंढेगी। जिस तरह से बलोच ढूंढते हैं, आप बलोच वहां पे जो मूवमेंट चलती है वो इंडिया के साथ एक सिविलाइजेशनल लिंक को ढूंढते हैं, कहीं पे उनको लगता है, इसको आर्टिकुलेट भी करते हैं। अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुहाजिरों का एक बहुत बड़ा लीडरशिप ग्रुप भी बोलता है यार अल्टीमेटली तो ये गलती हो गया, सिंध की तो बात ही नहीं है। लेकिन इस सब को करने के लिए बेसिकली द न्यू मदीना हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू मदीना, द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, द स्ट्रेटेजिक जो इसका इंस्ट्रूमेंटलिटी खत्म होनी है। उसके बाद वो सब कुछ होगा जो शायद आप समझते हैं कि इस तरह से नहीं होगा। क्योंकि अभी अगर आप कॉन्क्वेस्ट का सोचेंगे, चाइना वहां पे, यू आर नॉट द ओनली कंट्री विच हैज बाउंड्रीज विद पाकिस्तान। एवरी कंट्री विल, इस वक्त द बेस्ट ऑप्शन इज दैट पाकिस्तान ब्रेक। और इंडिया को मैं कहता हूं कहना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं। हम चाहते हैं उनको कहना चाहिए एक प्लूरल पाकिस्तान या एक डिसेंट्रलाइज्ड पाकिस्तान जहां पे बलोचियों का ये हक हो। हमारा इसमें एक डिप्लोमेटिक, हमारा एक ये है इंटरेस्ट है। जिस तरह से पाकिस्तान बोलता है कि जम्मू कश्मीर को हम मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हैं, हम क्यों नहीं कहते हैं एट द पीपल्स लेवल, एट द गवर्नमेंट लेवल, हम बलोचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। यह हमारा मॉरल राइट भी है और हमारा डिप्लोमेटिक, हमारा इंटरेस्ट भी है। डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करेंगे, मॉरली सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं बोलते? जी, नेक्स्ट। फ्री माइंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोगों के सोचने का तरीका समझने में बहुत साल लग जाते हैं। इस्लाम एक सोसाइटी लेवल का नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। 70 साल, अब तो करेक्ट डिसीजन लो। ठीक है, ये एक बड़े लेवल पे जो भी ये मोमेंट जिसको आप कहेंगे इस्लामिक मोमेंट दुनिया में चली है, ये अपने आप में डिस्ट्रक्टिव है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक मास मैसोशिज्म को या मास सैडो मैसोशिज्म को अनलीश करता है और उसके कारण अपने आप में इतनी इनसिक्योरिटी रहती है, फिर वायलेंस के माध्यम से उस इनसिक्योरिटी को कॉन्स्टेंटली जिसको आप कहें छुपाने की कोशिश कर रहा है या कॉन्कर करने की कोशिश करता है। मुस्लिम सोसाइटीज में परपेचुअल वॉरफेयर तभी है। इसलिए नार्सिसिस्टिक कहिए, ठीक है, मुझे इसमें इसके बारे में विश्लेषण, लेकिन है साइकोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट है एक बहुत बड़े पैमाने पे, मानवता के एक बहुत बड़े वर्ग में। और वो तभी होती है जब आप एक समाज को अपने एवोल्यूशन से तोड़ते हो। कन्वर्शन एक समाज को अपने एवोल्यूशनरी प्रोसेस से तोड़ने की एक प्रक्रिया है। और जब यह अपरूटमेंट होती है, इसे साइकोलॉजिकल अपरूटमेंट हो जाती है। और यह साइकोलॉजिकल अपरूटमेंट कांस्टेंट इनसिक्योरिटी देती है। और कांस्टेंट इनसिक्योरिटी अल्टीमेटली, जैसे एक कमरे में एक छोटी सी मुर्गी हो, अगर उसको लगे मैं वो आप पे झपटेगी, कॉन्स्टेंटली जो अल्लाह डरे, जो घृणा करे बाकी किसी डेइटी के साथ, वो कितना इनसिक्योर है। ये इनसिक्योरिटी किस लेवल पे है? जिसको हम रब्बुल आलमीन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पूरी दुनिया को बनाना है, वो कंसिस्टेंटली इनसिक्योर है कि कहीं कोई खुदा तो नहीं खड़ा हो गया। और अपने जो मानने वालों को बोलता है कि तुमने अभी इसको रखा है, तुमने अभी इसको मारा नहीं है। और जो लोग उसको मानते थे उनको नहीं मारा है अभी। प्रक्रिया तो यह है। दिस इज, इससे ज्यादा इनसिक्योरिटी का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? आप प्रॉफिट का नाम देते हैं और फिर कहते हैं पीस बी अपॉन हिम। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, होगा कोई औचित्य, मैंने सुना नहीं, क्यों कहना है? अगर कोई डायरेक्टली खुदा के साथ है, वो तो शांति का प्रसाद हर एक को दे दे। जिसके पास शांति का सही स्वरूप है, भगवान को देखा है या भगवान से डायरेक्टली बात करता है या भगवान से उसको मैसेज मिलती है, उसके नाम के बाद बार बार हमको यह क्यों नहीं चाहता है कि पीस बी अपॉन हिम?
हमको क्या डर है कि अगर हम ये बात नहीं कहेंगे तो फिर क्या होगा? इनसिक्योरिटी है। नार्सिसिज्म इज ऑल्सो एन फंडामेंटल, ये भी एक किस्म का एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सैडोमैसोचिज्म है। इसलिए सही बात है आपकी, ये चेतना की विकृति है, ये एट दैट लेवल इट हैज टू बी एक मास साइकोलॉजिकल एलिमेंट, इसके रूप में इसको देखना है और विश्व को अल्टीमेटली मानना पड़ेगा। ये बात नहीं है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। जी, नेक्स्ट। रेनी जोसेफ, विल इंडिया गेट बैक शारदा पीठ? योर व्यूज? अंतोगत्वा तो भारत को शारदा पीठ, वो तो शक्ति का स्थान, ये तो मिलना ही मिलना है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के प्रेजेंट पाकिस्तान का टूटना अनिवार्य है, उसको ब्रेक करना अनिवार्य है, उसके बगैर कुछ नहीं। आप ये नहीं समझ लीजिए, बहुत से लोग बोलते हैं ना अब हम पीओजेके को लाएंगे। पाकिस्तान को तोड़ने के बगैर पीओजेके नहीं आएगा। पाकिस्तान को लेके पॉलिसी रखनी है जी, और पाकिस्तान को लेके अगर अब पॉलिसी नहीं रखेंगे तो फिर कोई समय कभी नहीं आएगा। यह सबसे सेंसिटिव टाइम है जब दुनिया को यह कहना है कि जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहते हो, इसका एपिसेंटर पाकिस्तान है। यह इस वक्त दुनिया को कहने वाली बात है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑर्डर को खत्म कर रहा है। जो भी बचा कुचा कंसेंसस है इंटरनेशनल कम्युनिटी को चलाने का, उसको तोड़ने की प्रक्रिया का नाम पाकिस्तान है। यह सिर्फ भारत, जो आप समझते थे पाकिस्तान को हम क्रिएट करेंगे रूस कम्युनिज्म को और हिंदूज को कंटेन करने के लिए, यह पाकिस्तान नहीं है। अब वो यह अपने सही रूप में आया है। लश्करी तोयबा के लोग फिलीपींस में भी पकड़े गए हैं, अमेरिका में भी पकड़े गए हैं, यूरोप में भी काम कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट में भी हैं, हर जगह है। और अलकायदा के लोग पाकिस्तान में शरण लेने के लिए आते हैं। ये बात समझने वाली बात है और फिर व्यवहार में लाने वाली बात है। जब तक नहीं होगा तब तक पाकिस्तान प्रॉब्लम है, दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए प्रॉब्लम है। जी, नेक्स्ट। Modi ji said it. Why he is not stopping water now? अब बहुत सी हमारी आशाएं मोदी जी से हैं, बहुत सी आशाएं 90% तो फुलफिल नहीं हुई। तो इतना ही है। मैं सबको बोलता हूं भाई, ब्रॉडली 1000 साल के इस जीनोसाइडल जो एक युद्ध है, एक वॉर है, हिंदू हैज बीन ए विक्टिम, कॉन्स्टेंट विक्टिम, एंड विक्टिम्स डू नॉट हैव अ लक्जरी ऑफ विशफुल थिंकिंग। विशफुल नहीं हो सकते हम। कोई हमको बोलेगा कि नहीं, वो एक्चुअली कुछ और सोच रहे होंगे और आपको कुछ और दिख रहा है। एक विक्टिम जो होगा वो देखेगा यार जब तक मुझे दिखेगा नहीं मैं मानूंगा नहीं। यह हमारी सोच होनी चाहिए। तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे देखने वाली बात है, लेकिन करना चाहिए था। नेक्स्ट। पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट नहीं डिक्लेयर कर पाए तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्या करेंगे? यही टाइम था पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने का। फ्री माइंड, अगर चाइना इंडिया का पानी रोक देगा तो चाइना को अगला लोन कौन देगा? चाइना ने सबसे बड़ा लोन लिया है। चाइना की अपनी चाइना एक कोई ऐसा नहीं है कि इनविंसिबल है। चाइना से किसी भी तरीके से फार मोर स्टेबल इंडिया है, हर एक स्तर पे। इसलिए चाइना में 1 मिनट के लिए अगर मान लीजिए उनकी आर्मी थोड़ा बहुत डिसइंटीग्रेट हो गई, कमजोर हो गई, चाइना डिसइंटीग्रेट हो सकता है। चाइना में वो अब मान बिंदु ही नहीं रहे जो एक समाज को जोड़ के रखते हैं। चाइना एक टोटलिटेरियन स्टेट है और टोटलिटेरियन स्टेट जब कमजोर होता है तो समाज बिखरता है, राष्ट्र बिखरता है। इंडिया में वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे चलिए हमारी प्रोग्रेस की स्पीड थोड़ा कम है उनसे, लेकिन यहां पे रेजिलियंस है एक दूसरे के साथ। इंडिया एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, इट्स फार मोर रेजिलियंट एंड फार मोर यूनाइटेड। बिल्कुल, कोविड एक सर्वोत्तम उदाहरण है। कोविड सर्वोत्तम उदाहरण है, बिल्कुल। अगला, distraught Desi, when India starts putting condition to dismantle Islamic structure and educate as per Sanatan ways,
will we start finishing problem from the roots? कि रूट्स की जो खतरे हैं, सबसे बड़ा खतरा जिहाद है, और जिहाद के रूट्स को समझना है और जिहाद का मुकाबला करना है, और कोई इसके लिए तर्क ढूंढना नहीं है, इसके लिए कंकॉक्ट रियलिटी नहीं करनी। मैं स्पेसिफिक, ये बड़ा क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली ये कहूंगा कि अभी भारत ने जिहादी युद्ध को माना नहीं है। भारत का सुरक्षा तंत्र भी जिहाद को फाइट करने के लिए ट्यून्ड नहीं। हमारे ऑफिसर्स को समझ में आती है, लेकिन जब वो जो उनके सामने सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स हैं, उनमें जिहाद का मुकाबला करना, ऐसे पर्सपेक्टिव्स अभी नहीं है। और जिहाद एक ऐसी लड़ाई है, बार बार हमने बात की है, जिसमें सोल्जर और समाज, सिविलियन, ये कोई भेद होता नहीं है। जी हाँ, जो हमने बात की थी कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर पे, उस एपिसोड को देखें कृपया। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉट देसी फिर से, आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज नेवर नेशन स्टेट, won't breaking Pakistan only push India to the wall like in case of Bangladesh? It might trigger breaking India. ये एक आपके सामने बात है इस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान के। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसमें अपना एक औचित्य भी है कि क्या पाकिस्तान को तोड़ना ठीक था, ये अलग बहस का विषय है। लेकिन बांग्लादेश का टूटना पाकिस्तान से, उसने एक पॉसिबिलिटी भी क्रिएट की कि हम बांग्लादेश के साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं बेहतर तरीके से। हमारी कॉन्ट्रडिक्शन बांग्लादेश से वो नहीं है जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन पाकिस्तान के साथ है। अब रही बात, मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान के बारे में जिन लोगों ने कल्पना की थी, वो कह रहे थे कि हमको एक इस्लामिक स्टेट चाहिए। वो ये नहीं कहते थे कि हमको एक इस्लामिक नेशन चाहिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्शन होता। इस्लामिक नेशन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उद्घोषणा तो ये थी, तो हम तो नेशन से भी हमने ऊपर कोई और कल्पना की है। ये तो इथनिक और नेशनल आइडेंटिटी से ऊपर हमने कोई उम्मा का कॉन्सेप्ट किया है। मैं कहता हूं पाकिस्तान की कल्पना, जब आपने एक टेरिटोरियल और एक, जिसको आप कहें पॉपुलेशन का एक ऐसा एक जमावड़ा किया जो एक सिंगल डिनोमिनेटर पे बना है, तो वो कॉन्स्टेंटली वो डिनोमिनेटर नेशन एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये एक प्लूरल प्रोसेस है, ये सिर्फ एक मोनोलिथ नहीं होता है नेशन। तो जब कोई अपने आप को उद्घोषणा करे कि मैं राष्ट्र बना हूं, मैं नेशन हूं, लेकिन नेशन के जो भी आधारभूत स्तंभ होते हैं वो कोई नहीं है, एक स्तंभ पे खड़ा हो, तो वो नेशन के कल्पना को, नेशन के पूरी प्रोसेस को तोड़ता है। वही हुआ। पाकिस्तान ने बाहर से भी इंटरनेशनल सिस्टम को तोड़ने की कॉन्स्टेंटली कोशिश की, और पाकिस्तान ने अंदर जो सब नेशनल एंटिटीज है उनको खत्म करने की प्रक्रिया की। पाकिस्तान, इसलिए मैं कहता हूं ये एंटी नेशन है, ये नेशन नहीं है, ये स्टेट भी नहीं है। मैंने स्टार्ट पे कहा कि हांस जे मर्गांथो जैसे व्यक्ति, इतने प्रखर बुद्धि के, और उनके मुकाबले के लिए कुछ ही लोगों को आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में उतनी सोच किसी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज नीदर ए नेशन और ए स्टेट। ही डिडंट यूज द वर्ड नेशन स्टेट, एंटी नेशन। एंटी नेशन ये एक कल्पना है जो राष्ट्र की कल्पना को ध्वस्त करती है, एक जहर की तरफ, एक दीमक की तरफ, एक विध्वंस का नाम है पाकिस्तान। सिर्फ भारत के खिलाफ, इट इज नॉट इंडिया सेंट्रिक। इंडिया फ्रंटल टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है। पाकिस्तान की कल्पना पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को खत्म करने की कल्पना है। नेक्स्ट, डी सिंह, our focus must be to expose and annihilate the ideology and defeating its manifestations in Riyasat-e-Pudina using all means including agreements like Indus water sharing. बिल्कुल सही है। ये संजय जी ने आज ये जो टॉपिक लिया, ये यही बात को कहने का हमको मौका मिला कि भाई आप क्यों नहीं करते हो, आप डिबेट के कम से कम रूप को ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं करते हो। इमेजिन कीजिए, एक बार तो ये कल्पना आप कीजिए कि मान लीजिए भारत सरकार ये थ्रेट को वील्ड करता है, तो आप एक नए विचार को जन्म देंगे पाकिस्तान में,
कि भाई हमारे नेताओं ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि मुल्क के जिंदा रहने के लिए पानी भी चाहिए और पानी के रिसोर्सेज का कंट्रोल भी चाहिए। ये तो हमको इकबाल ने नहीं बताया, ये तो हमको जिन्ना ने नहीं बताया, ये तो हमको बाकी किसी व्यक्ति ने नहीं बताया। ये अब कैसे बन गया? ये कैसे हमने उस वक्त क्यों नहीं आर्बिट्रेट किया? हमारे पास तो लिवरेज थी। और फिर इसका मतलब हमारे लोग इस बात को उनकी काबिलियत ही नहीं थी। एक बार तो उनको बताओ यार, तुमको इंडिया के साथ अगर रहना है शांति से, तो अपने आप को पहले शांति प्रिय बनाना है, उसके लिए जहाज छोड़ना है। वैसे मुझे याद पड़ता है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी को रद्द करने की मांग जो है वो सबसे पुरजोर तरीके से वैली से उठी है। दो बार उठी है, लेकिन उनकी कल्पना कुछ और थी। वो अपने आप को एक सेमी सॉवरन एंटिटी के रूप में ये कह के प्रोजेक्ट कर रहे थे। कश्मीर घाटी में जो अलगाववादी ओवरग्राउंड पॉलिटिक्स रहा है, उन्होंने कंसिस्टेंटली फॉरेन अफेयर्स में इंटरफियर किया। उन्होंने इस बात को कभी नहीं माना कि फॉरेन अफेयर्स एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी और पीडीपी ने भी। और जब वो ये बात कह रहे थे कि वो अपनी, जिसको आप कहें सेमी सॉवरेन एंटिटी को हाईलाइट कर रहे थे कि हम एक अलग एंटिटी हैं, उनके पीछे वो कल्पना नहीं थी जिस कल्पना से हम बात करें। वो पाकिस्तान को कोर्स नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते थे कि हम अलग हैं, हमारे पानी पे कब्जा है। और इनडायरेक्टली ये भी बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कौन होते हैं हमारे पानी के बारे में डिसाइड करने वाले। ये दोनों तरफ से दुधारी तलवार का वो प्रयोग कर रहे थे। वो कामयाब नहीं हो, उन्होंने 2 बार किया है, उनने ये बात कही है जी। और उसी संदर्भ में वो चाइना पे भी बार बार बोल रहे थे कि चाइना के पास हमारा लैंड है। क्यों बोल रहे थे? चलिए, ये तो अलग हुआ। अच्छा, इतना ही नहीं, वो वहां के नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और पीडीपी की लीडरशिप, उन्होंने फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बातें कही हैं कि अल्टीमेटली चाइना के साथ फेस करना। वहां पे तो एक पाकिस्तान में जैसे ये था कि चाइना जब तक हमको एक लिवरेज है, वहां पे भी उनको लग रहा था कि चाइना की डबल फ्रंट सिचुएशन को पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के और हुर्रियत के लीडरशिप स्ट्रेटेजिक लेवल पे रिलीज करते थे कि ये डबल फ्रंट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और अभी भी वो मानते हैं कि जब अगर डबल फ्रंट सिचुएशन क्रिएट होगी तो कोई रास्ता निकलेगा जम्मू कश्मीर में जो वो चाहते हैं वो करने का। इसलिए हमको लग रहा था कि शायद ये पाकिस्तान के खिलाफ ही बोल रहे, नहीं, वो हिंदुस्तान के खिलाफ भी बोल रहे थे। जी, नेक्स्ट। सत्यनारायण वेंकट सूर्य नांदूरी डिक्लेयरिंग सपोर्ट टू बलूच में ट्रिगर टू ट्रेन गन्स alleging India of terrorism, which the rest of the world could not do against Pakistan. पाकिस्तान ने 70 साल टेररिज्म चलाया तो पाकिस्तान कौन सा ऑस्ट्रेसाइज हो गया? आप एक बार तो कहिए कि वो फ्रीडम मूवमेंट है, और एक बार उनको कहिए कि आप, वो तो कहते हैं कि हम सेकुलर मूवमेंट चलाएंगे। अब कहिए कि एक इस्लामिस्ट कंट्री में एक सेकुलर मूवमेंट चल रही है, हम उसको साथ दे रहे हैं। हमारे सिविलाइजेशनल रूट्स हैं, सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं उनके साथ। उन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट का साथ नहीं दिया, इसलिए भी हम उनके साथ हैं। कोई नहीं कहेगा दुनिया में। और वैसे भी दुनिया में कोई मॉरल पॉलिटिक्स नहीं चलता है। लाखों की संख्या में सीरिया और यमन और इस एरिया में लोग मारे गए, तो क्या हुआ? आप तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी और मानवता के लिए भी ये बातें करेंगे। बिल्कुल, इसमें कॉन्वर्जेंस है ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी एट लार्ज। जी, नेक्स्ट। अजय मेहता जी, धन्यवाद आपको। इसी के साथ